দেখো রেকর্ডিং মেসেজ গেছে, স্ক্রিন শেয়ার আছে। হ্যাঁ ম্যাম। ठीक है। अच्छा देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये वाला सेट बी कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 24 तक। तुम लोगों ने देखा कि जो मैंने बोला था कि देख के रखो कि वो क्वेश्चन हुआ था कि नहीं हुआ था। হ্যাঁ ম্যাম, হয়েছিল ওগুলো। हम्म। लेक्चर 3 में है, ठीक है, वो क्वेश्चन हो गया है, जो मतलब सेट भी पूरा कंप्लीट है ना। एक बार ये कंफर्म करो, सेट भी फुल्ली कंप्लीट আছে তো। বি বি সেট বি। আমার কাছে নেই না ওইটা, ল্যাপটপটা আজকে ঠিক হবে, তাহলে আমি কিছু বুঝতে পারবো। জানি না কতটা ঠিক হবে, না নতুন এটাও বুঝতে পারছি না, দেখা যাক আজকের ডিসিশন বোঝা যাবে। একটু জাস্ট বলো কি সেট বি সব কটা হয়ে গেছে না। ठीक है হ্যাঁ चलो ম্যাম। देख, हाँ देख के रखना, ठीक है, कंफर्म करने के लिए। बट मुझे जितना लगता है सेट भी पूरा कंप्लीट है, ठीक है। तो अभी सेट ए हम लोग करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा है क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड होता है। उसके बाद सेट सी करेंगे। तो सेट ए तो देखो इसमें सभी एमसीक्यू है, ठीक है। सेट सेट ए क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, एक एक करके आंसर देना है। बोल रहा है कि बाईवेरिएट data are the data collected for two variables irrespective of time, more than two variables at the same point of time, two variable at the different point of time। देखो हम ना दिखा सकते थे कहाँ ये सारा चीज लिखा हुआ है, बट वही सेम प्रॉब्लम, ठीक है यार, कितना बार बोले, देखते हैं आज क्या होता है। ठीक हो जाए तो अच्छा है। तो तुम लोग कहाँ देखोगे, अपने कॉपी में स्टार्टिंग में देखो, बाईवेरिएट डेटा किसे बोलते हैं ये सब लिखवाया हुआ है, ठीक है। और अगर याद है तो मुझे बोलो फिर कौन सा आंसर सही होगा। এটা টু ভেরিয়েবলস এট দ্য সেম পয়েंट ऑफ टाइम। हाँ, एक साथ जब दो वेरिएबल को लेके एनालिसिस करते हैं तभी तो उसे बाईवेरिएट डेटा डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है, ठीक है। और जब इस बाईवेरिएट डेटा को हम लोग टेबल में पुट करते हैं विथ फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग उसे बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। मतलब 1 का आंसर हम लोग का हो जाएगा सी, टू वेरिएबल्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। 1 का आंसर सी हो गया, ठीक है। ये देखो यहाँ पर, ये देखो टू वेरिएबल्स इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइम, ऐसा नहीं है, एक ही एट ए टाइम होना चाहिए, सेम टाइम में, ठीक है। मोर देन टू वेरिएबल्स ये भी नहीं होगा। बाई वेरिएट का मतलब भी दो वेरिएबल होता है, टू वेरिएबल एट द सेम पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, एक ही साथ दो वेरिएबल का एनालिसिस होता है। अच्छा, फिर बोला है फिर बोल रहा है फॉर ए बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल हैविंग पी प्लस क्यू क्लासिफिकेशन द टोटल नंबर ऑफ सेल्स इज, ठीक है, कितने सारे सेल्स होंगे। मतलब ये हम समझाते हैं क्या पूछ क्या रहा है। तो देखो ये हम यहाँ से दिखा देते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एक स्टार्टिंग में पढ़ा था ना स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स का, वहां से हम लोगों ने मार्जिनल कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो सकता है ये हम लोगों ने पढ़ा था। ये देखो ये वाला, ठीक है, ये बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल था। यहाँ पर सेल कितने सारे बन रहे हैं ये पूछा है उस क्वेश्चन में। सेल का मतलब क्या है, सेल का मतलब ये देखो, ये जो सेल है ये एक एक सेल है, ये देखो ये सब एक एक करके सेल है। ये यहाँ तक ही लेंगे, ये टोटल कॉलम छोड़ो, वो तो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया हुआ है। मेन कॉलम तो ये होता है, टोटल कॉलम तो एडिशनल है कि हम लोग करें ना करें। तो ऐसे कितना सारे सेल हो गए, ये सब एक छोटा छोटा सेल है, ठीक है। तो ये सेल कितना सारा होगा वो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे देखो यहाँ पर कितने सारे सेल है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 3 4 5। हाँ बोलो। এটা পি কিউ হবে। हाँ मतलब 5 और 5 इधर 25, हाँ पी इंटू क्यू, मतलब जितने सारे कॉलम और रो है उतने सारे सेल बन जाएंगे। मतलब ये देखो, एक्चुअली ये सिर्फ भीतर का डेटा को लिया जाएगा, ठीक है, उधर वाला भी नहीं लेना है ऐसे। तो इधर कितना सारा है बोलो तो।
ম্যাম এদিকে আছে 5টা মানে হ্যাঁ, ইধার ভি 5, ইধার ভি 5, এদিকেও 5টা, এদিকেও 5টা, 5টারও 5টা कॉलम, তাহলে কত হয়ে যাবে? 25টা। 25टा। तो यहाँ पर भी वही, तो जितने सारे रो उतने सारे कॉलम, जितने रो उतने कॉलम मल्टीप्लाई करने से जो आएगा, मतलब P इंटू क्यू। ठीक है, तो P इंटू क्यू आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग का कौन सा है? डी। टू का आंसर डी हो गया। 3, सम ऑफ द सेल फ्रीक्वेंसीज इन ए बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल में बी नेगेटिव, 0, ए और बी नन ऑफ दिस। ठीक है, वो नन ऑफ दिस होगा, ई हट गया है। तो बोल रहा है कि जो सेल फ्रीक्वेंसीज है, मतलब सेल सेल मतलब अभी देखा हम लोगों ने उसके अंदर क्या है, फ्रीक्वेंसीज है। तो फ्रीक्वेंसी बोल रहा है, अगर बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल है, उसका जो सेल है उसमें जो फ्रीक्वेंसी है, हो सकता है कोई फ्रीक्वेंसी नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, ऑप्शन ए और बी नन ऑफ दिस। बोलो कौन सा आंसर सही है? बोलो, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कोई चीज अपने आप को जितना बार रिपीट करता है वो उसका फ्रीक्वेंसी होता है। तो क्या फ्रीक्वेंसी नेगेटिव हो सकता है, या 0 हो सकता है, या दोनों ही हो सकता है, या कुछ भी नहीं हो सकता है? ওটা নেগেটিভ তো হবে না। ম্যাম বি হবে কি, এটা 0? 0। देखो, फ्रीक्वेंसी तो 0 हो ही सकता है। जैसे मान लो मैंने कोई डेटा लिखा, फॉर एग्जाम्पल ऐसे, ये मान लो 2, 2, 3, 5, 5, 5। ठीक है, तो अब इसको अगर लिखोगे 2, 3, 5, 2 के आगे फ्रीक्वेंसी कितना लगाओगे? 2। 3 के आगे फ्रीक्वेंसी क्या लगाओगे? 1, मतलब 0। ये खुद को रिपीट कर ही नहीं रहा है। 5 के आगे फ्रीक्वेंसी क्या लगा दोगे? 3। ठीक है, तो इसके आगे 3। या फिर ऐसा कोई डेटा है जिसका कोई फ्रीक्वेंसी मतलब 0 फ्रीक्वेंसी, वो उसका आया ही नहीं, तो फ्रीक्वेंसी 0 हो सकता है, बट नेगेटिव तो नहीं हो सकता है। कोई अपने आप को नेगेटिव टाइम रिपीट किया, ऐसा थोड़ी कुछ होता है। तो अगर ए नहीं होगा तो सी भी नहीं होगा, क्योंकि सी में ए और बी है। अब रहा बात 0 या नन ऑफ दिस, तो हाँ, फ्रीक्वेंसी 0 हो सकता है, बट नन ऑफ दिस क्यों होगा? ठीक है, तो 3 का आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। फोर्थ नंबर, फॉर पी क्रॉस क्यू बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो मैंने करवाया है कि अगर मेरा पी क्रॉस क्यू बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल है तो कितना सारा मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है? ম্যাম এটা 2 হবে। हाँ, दो मार्जिनल। देखो, अगर मेरा बाइवेरिएट, क्योंकि मार्जिनल का मतलब क्या, सिंगल सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना। तो अगर मेरा बाइवेरिएट डेटा है, मतलब दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल में अगर हम मुझे सिंगल सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है तो हम दो ही बार दिखा सकते हैं। ठीक है, याद आ रहा है, ऐसा हम लोगों ने किया था। तो फोर्थ का आंसर डी हो जाएगा। फिफ्थ नंबर बोल रहा है, फॉर पी क्रॉस क्यू क्लासिफिकेशन ऑफ बाइवेरिएट डेटा द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो सकता है? ये भी लिखवाया हुआ है, पहले दिन ही देख मिल जाएगा। ম্যাম এটা পি প্লাস কিউ হবে। हाँ, फिफ्थ का बी हो जाएगा। ये सब हम लोगों ने तब समझा था, ठीक है, इसीलिए हम और अलग से समझा नहीं रहे हैं। ठीक है, वहां देखो दिखेगा। कोरिलेशन एनालिसिस एम्स एट, कोरिलेशन एनालिसिस में क्या हम लोगों को मिलता है? बोल रहा है प्रेडिक्टिंग वन वेरिएबल फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल, एस्टैब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, बोथ बी एंड सी। बोलो क्या सही लग रहा है? ম্যাম এটা ডি হবে, বি এন্ড সি। हाँ, सही है। सिक्स्थ का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा? देखो, सिक्स का आंसर डी इसलिए हो रहा है कि प्रेडिक्टिंग वन वेरिएबल फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल, इसको तो बोलते हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन में क्या होता है, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है तो वाई निकाल लेते हैं, वाई दिया हुआ है तो एक्स निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा ये रिग्रेशन। तो मुझे तो कोर रिलेशन पूछा है, तो कोर रिलेशन में क्या होता है, एस्टैब्लिश होता है रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। जैसे देखो, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है, या फिर एक्स इक्वल टू, सॉरी ये तो मैंने रिग्रेशन बता दिया,
रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स का मतलब एक्स और वाई के बीच में रिलेशन कैसा है, ठीक है। परफेक्ट कोरिलेशन है, परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये नेचर बताता है रिलेशन का, ठीक है। तो ये बी हो जाएगा, बी पॉइंट सही बोला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स का, वेरिएबल का रिलेशन तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि किस तरीके का है, उसका वैल्यू मेजर करते हैं, जैसे कि कार्ल पियर्सन वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो फिर बोथ बी एंड सी, इसीलिए आंसर मेरा बोथ बी एंड सी हो जाएगा। समझ में आ गया? हाँ हाँ मैम। मैम। सेवेंथ नंबर, रिग्रेशन एनालिसिस इज कंसर्न्ड विद, अब रिग्रेशन एनालिसिस किस चीज को लेकर डील करता है? एस्टैब्लिशिंग ए मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, प्रेडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट, सॉरी वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब वही एक्स डिपेंड्स ऑन वाई, वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, ठीक है, वो चीज। बोथ ए एंड सी, बोलो कौन सा सही लग रहा है? मैम ए एंड सी बोथ হবে। सेवेंथ का आंसर हो जाएगा ए एंड सी, क्योंकि देखो सी तो अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया, सी ठीक है। हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं ना, रिग्रेशन में क्या करते हैं, ए वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, या फिर एक्स इक्वल टू ए प्लस बी वाई, इन जनरल अगर देखा जाए, या फिर ऐसा हमें इक्वेशन दिया हुआ रहता है वाई माइनस वाई बार बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई एक वैल्यू को पुट करके दूसरा वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो जो फाइंड आउट होता है उसे बोलते हैं डिपेंडेंट, और जिसके थ्रू से होता है उसे इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये सी तो सही है। अब क्या, अब अगर मेरा आंसर सी, अब नीचे एक ऑप्शन डी दिया हुआ है कि ए एंड सी, तो एक बार ए पढ़ के देख लेते हैं, अगर वो भी सही लगता है तो डी होगा, जैसे कि एस्टैब्लिशिंग ए मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, दो वेरिएबल ये एक्स और वाई के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशन बनाते हैं ना, मैथमेटिकल रिलेशन एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन रेडीमेड नहीं होता है तो हम लोग लीस्ट स्क्वायर मेथड से क्या करते हैं, हमें करना नहीं पड़ता है वो सब मेथड का एप्लीकेशन जो भी हो, बट हम लोगों ने जाना है नाम कि लीस्ट स्क्वायर मेथड से हमें एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना पड़ता है, स्ट्रेट लाइन, जो पॉइंट्स के एकदम पास से जाए, जितना दूरी कम हो उतना अच्छा, और जो दूरी होता है उसे रेसिडुअल या फिर एरर बोला जाता है, ठीक है। ये सब पढ़ा था। तो पॉइंट ए भी हमारा सही है, तो इसका मतलब आंसर डी हो जाएगा सेवन का। बोलो समझ में आया क्यों डी होगा? हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक है, सेवन है, डी। एट, व्हाट इज द स्पूरियस कोरिलेशन? स्पूरियस कोरिलेशन लास्ट क्लास में करवाया था, वो हम यहाँ से तुम लोग को जरूर दिखा देंगे कि स्पूरियस कोरिलेशन क्या था। रुको, कहाँ पर था, तुम लोग भी अपने कॉपी में देख सकते हो। स्पूरियस कोरिलेशन, ये रहा, नॉनसेंस या स्पूरियस कोरिलेशन, मतलब जिसमें कोई रिलेशन है नहीं, कोई सेंस नहीं बनता। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था लैपटॉप के साथ एज का, ठीक है। तो वो होता है स्पूरियस या फिर नॉनसेंस कोरिलेशन। ये हम ढूंढ भी रहे थे मैट में, बट मुझे मिला नहीं, मतलब तब नहीं मिला। मैंने बोला था तुम लोग देखना कहीं ना कहीं मिल जाएगा, नहीं भी देखे हो तो क्या फर्क पड़ता है, देखो मैंने यहाँ दिखा दिया। अब आंसर दो कि स्पूरियस का मतलब क्या? इट इज अ बैड रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, इट इज अ वेरी लो कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, इट इज कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल हैविंग नो कैजुअल रिलेशन, इट इज अ नेगेटिव कोरिलेशन। बोलो क्या सही है? मैम मम्मी सी। सी है। सी होगा, ठीक है। कोई कैजुअल रिलेशन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशन नेगेटिव है या फिर वेरी लो है, बैड है, ये सब नहीं है। एक्चुअली कोई सेंस वाला रिलेशन नहीं है जिसको हम लोग बोलेंगे कि कोई कैजुअल रिलेशन नहीं है। तो एट का आंसर मेरा सी हो जाएगा, ठीक है, एट का सी। नाइन, स्कैटर डायग्राम इज कंसिडर्ड फॉर मेजरिंग। अब तुम लोग पेज पेज नंबर हम कैसे बताएं, वैसे देखो तुम लोग को क्या करना है, स्टार्टिंग में जो लिखा था जब कोरिलेशन रिग्रेशन स्टार्ट किया था उस दिन मैंने स्कैटर डायग्राम करवाया था, तो वहां पर देखो मैंने एक टेबल बनवाया था कि स्कैटर डायग्राम का सेकेंड क्लास में, ठीक है। स्कैटर डायग्राम और ये कार्ल पियर्सन, ये तीनों का मैंने एक टेबल बनवा दिया था, वहां तुम लोग को मिल जाएगा। स्कैटर डायग्राम इज कंसिडर्ड फॉर मेजरिंग, ये क्या मेजर करने में हेल्प करता है? लीनियर रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, कर्वी लीनियर रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, नाइदर ए नॉर बी, बोथ ए एंड बी। बोलो कौन सा होगा?
कहाँ मिलेगा मैंने वो भी बता दिया, थोड़ा देखो देख के। लीनियर रिलेशन। लीनियर रिलेशन सही है, बट और देखो लिखा हुआ है, स्पेशली लिखा हुआ है पॉइंट। बेटा डी तो হবে मैम ए बोथ হবে এটা हाँ है डी। देखो एकमात्र ये स्कैटर डायग्राम ही है जो कर्वी लीनियर रिलेशनशिप को बताता है। कर्वी लीनियर का मतलब देखोगे, मैंने ऐसा 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 ड्रॉ किया था ऐसे, হ্যাঁ ম্যাম एरकम है। ठीक है ये, ठीक है ये होता है, ये बाकी कोई नहीं बता सकता। अब ये लीनियर भी बताता है, क्योंकि देखो ये ऐसे पॉइंट जोड़ के ऐसे ऐसे, ठीक है ये तो लीनियर हो गया ना, स्ट्रेट लाइन वाला। तो ये स्ट्रेट लाइन वाला भी बताता है, कर्वी लीनियर वाला भी बताता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्कैटर डायग्राम ही कर्वी लीनियर बताता है, बाकी सब लीनियर बताते हैं। और ये लीनियर एंड कर्वी लीनियर दोनों बताता है, ठीक है, और कोई नहीं बता सकता है। तो 9th का आंसर हम लोग का डी हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया? हाँ मैम। If the plotted point in a scattered diagram lie from upper left to lower right, upper left to lower right मतलब নেগেটিভ হবে हाँ না উপর দিক থেকে नेगेटिव होगा, then the correlation is नेगेटिव। सही हुआ है, देखो अपर लेफ्ट से लेके लोअर राइट का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे वाला, ये लेफ्ट हो गया ना, ये देखो अपर लेफ्ट से लेके लोअर राइट तक, ये अपर ये लोअर, ठीक है। लेफ्ट से लेके राइट में ऐसा अगर मेरा लाइन बन रहा है, मतलब ये थोड़ा सा ऐसा बन गया ऐसे, ठीक है, ऐसा अगर मेरा लाइन बन रहा है तो फिर वो क्या होता है, परफेक्ट नेगेटिव, क्योंकि उसमें देखो प्लॉटिंग किया हुआ है पॉइंट, उस तरीके से होता है परफेक्ट नेगेटिव। तो 10th का आंसर सी हो जाएगा। 11 if the plotted point in a scattered diagram are evenly distributed है तो क्या रिलेशन होगा, डिस्ट्रीब्यूट इवनली है। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कुछ सिस्टमेटिक वे में नहीं है कि जैसे अप मतलब ऐसे इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज, मतलब इंक्रीज डिक्रीज नहीं, मतलब ऐसा कोई पैटर्न नहीं है ऐसे ही कि हम लोग ऐसे लाइन बना दे, या फिर ऐसे है कि हम लोग ऐसा लाइन बना दे। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है। এটা তাহলে জিরো হবে তো পজিটিভ নেগেটিভ তো হবে जीरो होगा मतलब, हाँ मतलब अगर सर्कल जैसा हुआ, হ্যাঁ ম্যাম सर्कल जैसा, या फिर इस तरीके का जिससे कुछ बनेगा नहीं, ठीक है, तो फिर वो मेरा क्या हो जाएगा, जीरो, कुछ रिलेशन आएगा ही नहीं, कुछ हाँ मैम। रिलेशन आएगा ही नहीं। तो फिर आंसर हो जाएगा जीरो। 12, अच्छा ये 11 है, ये गलती से 11 हो गया, ये 12 होगा, ठीक है। इफ ऑल द प्लॉटेड पॉइंट्स इन ए स्कैटर्ड डायग्राम लाई ऑन ए सिंगल लाइन, ठीक है, स्कैटर्ड डायग्राम बना रहे सारे पॉइंट अगर एक सिंगल लाइन में हो रहा है, देन द कोरिलेशन, तो देखो सिंगल लाइन में हो रहा है मतलब या तो ऐसे हो रहा होगा या तो ऐसे हो रहा होगा, तो फिर उसे क्या बोलेंगे, सी হবে। सी बोथ ए एंड बी। देखो हाँ परफेक्ट पॉजिटिव या बट परफेक्ट बी और नेगेटिव, इधर ए और बी এটা বলছি। हाँ लेकिन लैंग्वेज सही करो, देखो मेरा या तो ऐसे होगा या तो ये ऐसे होगा, मतलब परफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है परफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोथ बोलेंगे या फिर आइदर ए और बी, मतलब एक साथ तो नहीं मैम होगा। आइदर ए और बी डी हाँ হবে তাহলে। हाँ फिर डी हो जाएगा ऑप्शन हम लोग का, ठीक है। तो वैसे लगता है देखने में कि आंसर मेरा सी मतलब बोथ ऐसे, लेकिन लैंग्वेज के हिसाब से देखो तो डी होगा, मतलब या तो मेरा परफेक्ट पॉजिटिव होगा या तो परफेक्ट नेगेटिव होगा, ठीक है क्लियर है। हाँ मैम। হ্যাঁ ম্যাম अच्छा फिर ये 13 वाला, द कोरिलेशन बिटवीन शू साइज एंड इंटेलिजेंस, तो शू साइज के साथ इंटेलिजेंस का क्या कोई रिलेशन हो सकता है, किसी के না जूते के साइज पे थोड़ी ना हाँ डिपेंड मैम। करता है, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, जीरो। हाँ 13 का ए।
जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब कोई रिलेशन नहीं बनता है तो फिर वो जीरो हो जाएगा। 13 का ए। देखो पॉजिटिव नेगेटिव तो होगा ही नहीं, क्योंकि कोई रिलेशन ही नहीं है, तो पॉजिटिव नेगेटिव का क्या है। ठीक है, तो फिर आंसर जीरो। जब कोई रिलेशन नहीं है जीरो, जैसे स्कैटर डायग्राम में भी जब कोई रिलेशन नहीं होता है तो जीरो। ठीक है, द कोरिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स इज, मतलब बोल रहा है कि जैसे गाड़ी देखोगे, गाड़ी में ब्रेक मारने के बाद गाड़ी ऐसे एकदम रुक नहीं जाता है, थोड़ा सा आगे जाके रुकता है। ठीक है, मतलब ब्रेक मारने के बाद भी वो थोड़ा सा आगे मूव कर जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि ऐसा है कि एक कोरिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ द ऑटोमोबाइल, मतलब ये एक गाड़ी है, ठीक है, ये अपने स्पीड में जा रहा था, मतलब अपने हिसाब से चल रहा था, और एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट आफ्टर अप्लाइंग। अब इसने ब्रेक लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, ब्रेक लगाने के बाद ऐसा नहीं कि यहीं पर रुक गया जहां ब्रेक लगाया, थोड़ा सा आगे जाके रुका। ठीक है, तो इसमें क्या रिलेशन हुआ, वो स्पीड में जितना स्पीड में था और ब्रेक लगाने के बाद जो आगे चला गया, उसमें रिलेशन क्या है पूछ रहा है, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव या नन ऑफ दिस। देखो कैसे सोचोगे, रिलेशन कैसे सोचोगे कि मैंने ब्रेक लगाया बट गाड़ी आगे गया, ब्रेक लगाने से क्या हुआ, बंद हो जाएगा, मतलब स्पीड कम होना चाहिए ना, लेकिन स्पीड कम होने के हुआ तो नहीं, मतलब होगा बट उसके बाद भी गाड़ी थोड़ा सा आगे मूव जरूर करेगा। तो फिर दोनों में क्या है, सेम चीज है कि रोका रुक गया, या फिर ऑपोजिट हो रहा है। हम मैम ऑपोजिट। ऑपोजिट हो છે। हाँ, कि मैंने रोका फिर भी वो आगे चला गया थोड़ा सा, तो फिर क्या रिलेशन होगा, नेगेटिव। नेगेटिव। जब उल्टा होता है तो नेगेटिव होता है ना, जब एक ही तरह मूव होता है तो पॉजिटिव, जब उल्टा मूव होता है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जैसे प्राइस और डिमांड, सॉरी प्राइस और डिमांड नहीं, प्राइस और डिमांड का क्या है, प्राइस बढ़ने से, हाँ प्राइस बढ़ने से डिमांड, কম হয়ে যায়। हाँ तो फिर वो तो नेगेटिव ही हुआ ना, हाँ मैम। वैसे ही हो गया। ठीक है, स्कैटर डायग्राम हेल्प्स अस टू, स्कैटर डायग्राम हमें किस चीज में हेल्प करता है, फाइंड द नेचर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, कंप्यूट द एक्सटेंट ऑफ रिलेशन between two variables, obtain the mathematical relation between two variables both a and c। तो देखो लिखवाया हुआ है, स्कैटर डायग्राम हमें किस चीज में हेल्प करता है, क्या क्या चीजों में हेल्प। नेचर का मतलब होता है कि पॉजिटिव, नेगेटिव, हाईली पॉजिटिव, हाईली नेगेटिव। क्या स्कैटर डायग्राम हमें ये बताता है, बिल्कुल बताता है। हम लोग देख के बोल सकते हैं ना कि ये परफेक्ट पॉजिटिव है, जैसे अगर मेरा परफेक्ट स्ट्रेट लाइन बना इस तरीके का, या फिर इस तरीके का, तो हम लोग बताते हैं ना परफेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर नो कोर रिलेशन अगर ऐसा ऐसा हुआ। ठीक है, तो नेचर बता सकता है कि नहीं, नेचर का मतलब क्या है वो भी मैंने लिखवा दिया था ब्रैकेट देके नेक्स्ट सेकंड वाले क्लास में। कंप्यूट द एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच में हम लोग रिलेशन को कंप्यूट यानी कैलकुलेट करके वैल्यू निकालना। क्या स्कैटर डायग्राम से हम लोग कोई वैल्यू निकाल सकते हैं, ना मैम, ना तर्जुम तो मैम। तो फिर बी तो नहीं होगा। ठीक है, ए होगा, बोलो, है मैम, ए हाँ হবে। मैम। ए होगा। ठीक है, अच्छा अब सी और डी देख लेंगे, मतलब सी अगर है तो फिर ए एंड सी दोनों होगा। अगर सी सही है तो फिर आंसर डी हो जाएगा। बोल रहा है कि मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, क्या इससे हम लोग दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन बता सकते हैं। ना मैम। मैथमेटिकल रिलेशन मतलब कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हैं, ना मैम। नहीं। जब कोई वैल्यू ही नहीं निकाल पाएंगे तो मैथमेटिकल रिलेशन तो नहीं निकाल पाएंगे, तो फिर 15 का आंसर क्या होना चाहिए, ए। ए। ठीक है, 16, पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग, कार्ल पियर्सन वाला, ये हमें क्या फाइंड करने में हेल्प करता है, कोरिलेशन फॉर एनी टाइप ऑफ रिलेशन, कोरिलेशन फॉर लीनियर रिलेशन ओनली, कोरिलेशन फॉर कर्वी लीनियर रिलेशन ओनली, बोथ बी एंड सी। बोलो क्या हो, देखो अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि कर्वी लीनियर सिर्फ कौन बता सकता है, ম্যাম ওই স্ক্যাটার ডায়াগ্রাম ম্যাম এটা তাহলে हाँ, ইয়ে হবে, লিনিয়ার হবে। हाँ तो सी तो होगा नहीं, सी नहीं होगा तो डी भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें बोथ बी एंड सी।
और यहाँ पर बोला है लीनियर और यहाँ पर बोला है एनी टाइप, तो एनी टाइप तो हो नहीं रहा है बिकॉज ये वाला नहीं हो रहा है, तो फिर आंसर क्या होना चाहिए? बी। मैम बी है। बोलो, समझ में आ गया? हाँ हाँ मैम। मैम। 17 प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट इज कंसिडर्ड फॉर, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट किस चीज को कंसिडर करता है? फाइंडिंग द, मतलब प्रोडक्ट मोमेंट मतलब वही कार्ल पियर्सन, ठीक है, तो फाइंडिंग द नेचर ऑफ कोरिलेशन अमाउंट बोथ ए एंड बी, आइदर ए एंड बी, ठीक है। बोलो, नेचर का मतलब समझ रहे हो? पॉजिटिव हाईली नेगेटिव, परफेक्टली पॉजिटिव परफेक्ट नेगेटिव, इस तरीके से। अमाउंट का मतलब क्वांटिटी, तो कार्ल पियर्सन तो हमें वैल्यू ही देता है RXY, ठीक है, वैल्यू तो देता ही है, तो अमाउंट तो ऑब्वियसली बोल रहा है। नेचर भी बोल रहा है कि नहीं बोलेगा? क्या हम लोग उससे नेचर पता लगा सकते हैं? क्या देख के हम लोग नहीं बोल सकते नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? जैसे आर का वैल्यू हाँ आया मैम। -0.63, सपोज हम लोगों ने कितना क्वेश्चन किया, तो इससे नेगेटिव है नहीं बता सकते। हाँ हाँ मैम। मैम। मैम सी तले बहुत है। तो 17 का आंसर सी हो जाएगा। 18 if the value of correlation coefficient is positive then the points in a scattered diagram tends to cluster। बोल रहा है कि correlation coefficient का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो the points in a scattered diagram में जो ए पॉइंट्स है बोलो ए। ए हवा हाँ। ए, अच्छा चलो ए एक बार पढ़ के देख लेते हैं। हाँ, ए होना चाहिए, फ्रॉम द लोअर लेफ्ट कॉर्नर टू अपर राइट, ठीक है। हाँ मैम 8 मतलब अगर पॉजिटिव होगा तो कैसे हो जाएगा? अपवर्ड, अपॉन। तो लेफ्ट से लेके राइट, ठीक है, तो 18 हाँ का ए। मैम। ठीक है, अब 19 वाला भी बोल रहा है व्हेन आर का वैल्यू 1 है, ऑल द पॉइंट्स इन ए स्कैटर्ड डायग्राम वुड लाई। R1 का मतलब क्या है? परफेक्ट पॉजिटिव। तो हाँ स्कैटर्ड मैम। डायग्राम में पॉइंट कहाँ लाई करेगा? ऑन स्ट्रेट लाइन डायरेक्टेड फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर। अभी जो ड्रॉ किया था ना, हाँ देखो मैम 8 सेम ये वाला है ना, है। ऐसे। तो फिर 19 का आंसर हम लोग का क्या हो जा रहा है? ए। ए है। ए। सेम हो गया ये और ये, ठीक है। 19 का ए। 20 प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, प्रोडक्ट मोमेंट मतलब वही कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आर का फॉर्मूला क्या था? cos x y डिवाइडेड बाई एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई। तो इसमें से कौन सा ऐसा लिखा हुआ है? बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द टू वेरिएबल्स टू द कोवेरिएंस बिटवीन देम। तो बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ टू वेरिएबल्स, जो कि ये है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, टू मतलब डिवाइड, लेकिन फॉर्मूला क्या ऐसा है? स्टैंडर्ड ये वाला थोड़ी ना है। वो लैंग्वेज तो ये बोल रहा है दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन, ठीक है। फिर दूसरा क्या बोला है? कोवेरिएंस बिटवीन द वेरिएबल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डेविएशन, to the product of the variance of them or the covariance between the variables to the product of their standard deviation मैम either सी be। है। हाँ, ये सी सी हवा। वाला सही लिखा हुआ है, बाकी सारा लैंग्वेज गलत है। इसमें तो उल्टा बोल रखा है जिससे ये फॉर्मूला बन जाएगा, बट ये तो हमारा है नहीं। कोवेरियांस बोला है और प्रोडक्ट ऑफ द वेरियांस, तो प्रोडक्ट ऑफ द एस डी है, वेरियांस नहीं होता है, ठीक है। तो अगर ए नहीं होगा बी नहीं होगा तो इसका मतलब डी तो होगा ही नहीं, तो सी होगा। और सी में क्यों, सी क्यों सही है? बिकॉज कोवेरियांस बिटवीन वेरिएबल्स टू, यानी डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 20 का सी हो जाएगा। तो इस तरीके से पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। 21 the covariance between two variables is strictly positive, strictly negative, always zero, either positive negative or zero। मतलब कॉफ का वैल्यू क्या जीरो आता है, या कॉफ का वैल्यू नेगेटिव ही आता है, या पॉजिटिव ही आता है, या पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो कुछ भी आ सकता है। मैम पॉजिटिव नेगेटिव जीरो যে কোনো একটা আসতে পারে। हाँ, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। हम लोगों ने कॉफ कैलकुलेट किया इतना सारा, तुम लोग क्वेश्चन देखना। एक 15th नंबर वाला क्वेश्चन था सेट बी का, जो देखने में काफी बड़ा था, बट जहां पर मेरा कॉफ जीरो आ रहा था, ठीक है।
और पॉजिटिव नेगेटिव तो कॉपी देखो ना, इतना सारा सोल्यूशन है, उन लोग को मिल जाएगा, तीनों आंसर ही मिल जाएगा, पॉजिटिव का भी, नेगेटिव का भी, जीरो का। तो 21 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। हाँ मैम। The coefficient of correlation between two variables can have any unit. कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स मतलब दो वेरिएबल्स के बीच का कोफिशिएंट मतलब आर एक्स वाई। ठीक है। बोल रहा है कैन हैव एनी यूनिट, क्या इसका यूनिट हो सकता है, इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ यूनिट ऑफ द टू वेरिएबल्स, इज ए यूनिट फ्री मेजर, नन ऑफ दिस। कौन सा होगा? वो भी लिखवाया हुआ, चेक करो। फर्स्ट पॉइंट में लिखवाया हुआ है, सेकेंड क्लास में देखो। मैंने रेशियो में कितना बार बोला है, अगर ये मेरा रेशियो है तो क्या कोई यूनिट हो सकता है? ना मैम। तो फिर मैम आंसर क्या है? सी। सी হবে। Is a unit free measure is होना नहीं expressed था। as the product of unit of the two variables. None of these can have any unit. तो देखो a तो होगा नहीं, is expressed as the product of unit of the two variables. Coefficient of correlation is expressed as the product of unit of two variables, is a unit free measure, none of these. क्या बी आंसर दिया हुआ है क्या? आंसर क्या दिया हुआ है तुम लोग को? मैम आंसर सी হবে यूनिट फ्री মেজার। এতে কি আনসার কি দেয়া আছে? একবার চেক কর। मैम सी দেয়া আছে। मैम सी दिएज। सी तो होना चाहिए ना, वही कि इज अ यूनिट फ्री मेजर, सी होना चाहिए। ट्वेंटी थ्री। व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट मतलब आर का लिमिट क्या है, तो वो तो बहुत बार लिखा हम लोगों ने। आर एक्स वाई का लिमिट क्या है? लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पर वन और यहाँ पर -1। तो बोलो लिमिट क्या है? नो लिमिट, -1 and 1 एक्सक्लूडिंग द लिमिट, 0 and 1 इंक्लूडिंग द लिमिट, -1 and 1 इंक्लूडिंग द लिमिट। मैम ये डी। लिखा हुआ, ये देख के नहीं बोल सकते हो। ये तो -1 and 1 इंक्लूडिंग द लिमिट्स, क्योंकि ग्रेटर इक्वल 1 और लेस इक्वल -1 है ना, तो मतलब 1 और -1 भी इंक्लूड हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। बोलो समझ में आया? हाँ हाँ मैम। मैम। 24 बोल रहा है in case of in case the correlation coefficient between two variables is 1, the relationship between the two variables would be, in case the correlation coefficient between two variables मतलब r x y 1 है, the relation between the two variables, तो दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन क्या है? ये पहले वाला लाइन जो है लगा, बोलो क्या होगा? आर एक्स वाई अगर +1 है तो देखो लिखा हुआ है स्लोप क्या होना चाहिए, स्लोप यानी बी, बी का वैल्यू क्या होना चाहिए? अगर आर एक्स वाई पॉजिटिव है तो बी, देखो लिखा हुआ है। मैम ग्रेटर देन 0 होता है। हाँ बी ग्रेटर देन 0 होता है, देखो लिखा हुआ होगा स्लोप बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो फिर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी। बोलो समझ में आया ना? देखो हम लिखा हुआ है, हम इतना बोल सकते हैं, ग्रेटर देन 0। ठीक है।
और ये इसमें बी का एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसमें बी लेस देन 0 दिया है और इसमें बोला है बोथ ए एंड बी बीइंग पॉजिटिव। नहीं, ए के साथ कोई लिंक नहीं है, बी जो स्लोप होता है उसके साथ लिंक है। बी अगर ग्रेटर देन 0 है तो परफेक्ट पॉजिटिव, बी अगर लेस देन 0 है तो परफेक्ट नेगेटिव हो जाता है, मतलब नेगेटिव रिलेशन और उसमें पॉजिटिव रिलेशन। अच्छा, 24 के बाद 25 में देखो बोल रहा है if the relation between two variables x and y is given by this, ठीक है, then the value of the correlation coefficient between x and y, तो x and y के बीच का correlation coefficient पूछा है, मतलब क्या पूछा है, b क्या पूछा है बोलो। मैम ए और कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट पूछा है ना। बिटवीन एक्स एंड वाई, तो फिर क्या पूछा है, ये बी हम गलती से बोल रहे थे, कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स वाई का मतलब क्या है, आर एक्स वाई पूछा है, ठीक है। तो अब इसमें ये देखो मेरा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो मुझे इन जनरल फॉर्म क्या पता है, स्ट्रेट लाइन का y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है, तो y इधर रहेगा, बाकी सारा डेटा इधर ट्रांसफर होगा, ठीक है, तो y इक्वल टू -4/3 -2/3x, ठीक है, तो y इक्वल टू a, ये a हो गया, -4/3, b कितना हो जाएगा, b कितना हो जाएगा, मैम 2 -2/3, 2/-3 है। -2/3, ये b हो गया x, तो b का वैल्यू कितना हो गया, -2/3, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर पूछा है इफ द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स दिस देन द वैल्यू ऑफ द, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट कौन सा है, जो x के साथ जुड़ा हुआ है, तो x के साथ क्या जुड़ा हुआ है, -2/3, ठीक है। तो अब अगर b मेरा लेस देन 0 है, इसका मतलब b लेस देन 0 हो गया, -2/3, तो मेरा रिलेशन कैसे होगा, पॉजिटिव नेगेटिव या कैसे होगा, 0 1 -1 या नेगेटिव, क्या आंसर होगा। मैम नहीं नेगेटिव হবে। हाँ, नेगेटिव, लेकिन क्या परफेक्ट नेगेटिव नहीं होगा, मतलब -1 नहीं बोल सकते हम लोग, नेगेटिव तो होगा। हाँ, तो हम लोग बोल सकते हैं ना परफेक्ट नेगेटिव, क्योंकि देखो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये b का वैल्यू अगर मेरा लेस देन 0 है और হ্যাঁ मेरा হ্যাঁ स्ट्रेट ম্যাম, लाइन है तो परफेक्ट नेगेटिव होगा ना। হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম পারফেক্ট নেগেটিভ হতেই পারে এটা, তাহলে तो -1 হতো। हाँ, 25 का फिर आंसर सी हो जाएगा, बोलो समझ में आ गया। হ্যাঁ ম্যাম। 26 फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स के बीच में अगर रिलेशन निकालना है तो हम लोग क्या फॉलो करते हैं, पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, स्कैटर्ड डायग्राम, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, बोलो। ये तो नाम है फॉर्मूले का, देखो जहां पर लिखा हुआ है, पहले दिन ही लिखवाया था, क्या क्या मेथड्स हमें पढ़ना है। स्पीयरमैन रैंक हाँ, कोरिलेशन। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, सी। ये तो सिर्फ नाम है, जिन्होंने ये बनाया वो तुम लोग को बताना था, इसमें तो समझने वाला हमारा कुछ है नहीं, बस नाम याद रखना है, और याद रहना भी चाहिए क्योंकि फॉर्मूले का नाम ही तो इनके नाम से है। फॉर फाइंडिंग द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट अबाउट ब्यूटी बिटवीन टू जजेस इन ब्यूटी कंटेस्ट वी यूज, तो बोला है कि कोई ब्यूटी कंटेस्ट चल रहा था जहां पर दो जज के बीच में वो पॉइंट पॉइंट दिया था, उसमें डिसएग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। डिग्री ऑफ एग्रीमेंट, अच्छा कितना एग्रीमेंट हुआ है वो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, स्कैटर डायग्राम यूज करके, कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, बोलो।
तो ब्यूटी का कंटेस्ट, तो क्या ये कोई वैल्यू है या फिर ये कोई एट्रीब्यूट है? क्योंकि देखो रैंक कोरिलेशन, पहला बात है मैम जज वैल्यू का तो ना एट्रीब्यूट। हाँ देखो, जब जज का बात आता है तो रैंकिंग का बात आता है, रैंकिंग का बात आता है तो स्पेयरमैन वाला पॉइंट होता है, ठीक है। तो अब ये वाला कौन सा होगा फिर 27 का? मैम बी হবে। मैम बी। बी होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो एट्रीब्यूट है ना, ब्यूटी तो एक एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसे एट्रीब्यूट बोलेंगे ब्यूटी, ठीक है, या फिर जेंडर लोगों का, ठीक है, या फिर मान लो कि फूल का रंग, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब हम लोग का जो है एट्रीब्यूट्स होता है। जबकि स्टैटिस्टिक्स में देखो एट्रीब्यूट लेके तो काम होता नहीं है, उसको भी किसी तरीके से क्वांटिटी में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो वो रैंक देके, जैसे मान लो किसी ने बहुत अच्छा गाया, ठीक है, तो अब इसको कैसे समझाओगे, एक्सप्रेस कैसे करोगे, मतलब अब जज एक्सप्रेस कैसे करेगा कि हाँ बहुत अच्छा गाया, ऐसे बोलने से थोड़ी होता है। तो उसमें नंबरिंग कर दिया जाता है कि भाई आउट ऑफ 10 कितना, ये बता दो, मतलब आपका अच्छा समझाने के लिए आउट ऑफ 10 कितना वो बता दो। तो वो क्या हो गया, क्वालिटी को क्वांटिटी में ट्रांसफर करना, ठीक है। तो वैसे ही ब्यूटी, तो फिर वो क्वालिटी को क्वांटिटी में ट्रांसफर किया जाता है रैंकिंग के थ्रू से, ठीक है। तो रैंक का नाम आने से ही स्पेयरमैन वाला बात आएगा ना, ठीक है। फिर अब 29 बोल रहा है, इफ देयर इज परफेक्ट डिसएग्रीमेंट बिटवीन मार्क्स इन जियोग्राफी एंड स्टैटिस्टिक्स देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। बोल रहा है कि डिसएग्रीमेंट हुआ है जियोग्राफी और स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स को लेके, तो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? डिसएग्रीमेंट का मतलब क्या है, एक ने कुछ और बोला दूसरे ने कुछ और बोला, मतलब क्या होगा, पहले ये बोलो, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव হবে। नेगेटिव। नेगेटिव, तो आंसर क्या होगा? আচ্ছা, যে সি सी, হবে ম্যাম। सी हो जाएगा। When we are not concerned with the magnitude of the two variables under discussion, we consider rank correlation coefficient, product moment correlation coefficient, coefficient of concurrent deviation A और B but not C। बोलो, जब हम लोग मैग्नीट्यूड को लेके ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं तो हम लोग कौन सा वाला फॉलो करते हैं? देखो ये करवाया था, यहाँ तो हम दिखा देंगे, हाँ करवाया था, यहाँ तो दिखा देंगे। नहीं यहाँ नहीं करवाया था ना, तुम लोग अपने कॉपी में देखो फिर, कॉन्करेंट डेविएशन सिखाया था ना, वहां लिखा हुआ है थियोरिटिकली, देखो कि जब हम लोग मैग्नीट्यूड को लेके ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं, प्लस माइनस करके किया जाता है ना, कंपेयर करके। बोल तो दिया, बोलो। ওটা সি হবে, কোএফিসিয়েন্ট অন কারেন্ট ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, जब हम लोग मैग्नीट्यूड लेके ज्यादा सीरियस नहीं होते तो हम लोग कॉन्करेंट डेविएशन फॉलो करते हैं। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 30, what is the quickest method to find correlation coefficient between two variables? क्विकेस्ट मेथड कौन सा है? देखो मैंने 3 पॉइंट लिखवाया था, सिंपल, क्विक और इजी, ऐसा करके कुछ लिखवाया था, बोलो कौन सा वाला? वही कॉन्करेंट में मैम ढूंढो। बी হবে मेथड ऑफ कॉनकरेंट। बी, देखो उसमें लिखा हुआ है क्विकेस्ट मेथड बोल के, ढूंढोगे तो मिल जाएगा, वहां लिखा हुआ है। वट आर द लिमिट्स ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिवीजन, वो मैंने लिखवाया नहीं है, ये हम बता रहे, वो मैंने नहीं लिखवाया कॉन्करेंट डिवीजन का क्या लिमिट है, लेकिन जो कोरिलेशन जो आर एक्स वाई का है वही इसका भी है, बोलो क्या होगा, जो आर एक्स वाई का लिमिट है वो इसका है सेम। এটা ডি হবে। हाँ डी, बिटवीन -1 and 1 लिमिटिंग वैल्यू इंक्लूसिव, मतलब -1 और 1 को इंक्लूड करते हुए, ठीक है, मतलब आर ऑफ सी का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 और यहाँ पर -1, ये ठीक है, सी, आर ऑफ सी कॉन्करेंट डेविएशन। अच्छा 31 हो गया।
अब हम लोग 32 देखते हैं। इफ देयर आर टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई देन द नंबर ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन कितना सारा होगा? अगर दो वेरिएबल है तो कितना सारा रिग्रेशन इक्वेशन बन सकता है? বলো, দুটো ভেরিয়েবল থাকলে কতগুলো রিগ্রেশন ইকুয়েশন হয়? একটা এক্স একটা वाई, बाइवेरिएट पूरा टॉपिक ही तो আমরা তাই পড়লো। हम लोग तो बाइवेरिएट ही पढ़ रहे हैं। कितना रिग्रेशन इक्वेशन मैम बने? 2 एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स। Since blood pressure of a person depends on age, we need consider the regression equation of blood pressure on age, the regression equation on age on blood pressure, both A and B, either A or B। बोलो। मैम ए হবে এটা। ए होगा, ठीक है। तो कौन किस पे डिपेंड करता है? ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है एज पे, ठीक है। इसीलिए आंसर हो जाएगा 33 का ए। अच्छा, फिर 34, द मेथड अप्लाइड फॉर डिराइविंग द रिग्रेशन इक्वेशन इज नोन एज। बोलो। आज पढ़ाते पढ़ाते भी मतलब थोड़ी देर पहले बोला, कौन सा मेथड से हम लोग इक्वेशन बनाते हैं? मैंने बोला नाम याद रखो, करना नहीं पड़ता है, लिखा हुआ है, ढूंढो रिग्रेशन इक्वेशन के वहां पर कौन सा मेथड से बनता है। लीस्ट स्क्वायर नहीं बताया आज भी? बोलो। हाँ मैम। ए। The difference between the observed value and the estimated value in regression analysis is known as। बोलो। The difference between the observed value and estimated value। ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू इन रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस में जो वैल्यू हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं और जो एस्टिमेट कर रहे हैं उसके बीच में जो गैप आता है, तो देखो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरर, रेसिड्यू, डेविएशन या ए और बी। तो देखो जब हमारे पास एक बना बनाया लाइन होता है तो उससे हम लोग वैल्यू ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जब हम लोग लाइन को एस्टिमेट करते हैं, पॉइंट बहुत सारा होता है, एकदम पॉइंट से बीचों बीच स्ट्रेट लाइन बना के जब करते हैं तो लाइन वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो गैप क्रिएट होता है एस्टिमेट करने पे, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैंने बोला था ना थियोरिटिकली पूछेगा। ये सब इम्पोर्टेंट है, बता दिया था, बोलो। मैम रेसिड्यू। दोनों ही बोलते हैं, जिसे एरर बोलते हैं उसे ही रेसिड्यू बोलते हैं। एरर और रेसिड्यू देखो क्लियर क्लियर लिखा हुआ है। और लिखना बहुत जरूरी है, अगर तुम लोग नहीं लिख रहे हो तो फिर बाद में बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? मैम डी। डी। देखो लिखना जरूरी है, हम बार बार बोलते हैं, क्योंकि अगर तुम लोग नहीं लिखोगे तो एग्जाम देने जब जाओगे तो इतना बड़ा जो पीडीएफ है उससे कुछ नहीं समझ में आएगा। वो शॉर्टकट, तब मेरा जो लिखा हुआ है ना वो शॉर्टकट लगेगा तुम लोगों को। तो अगर नहीं लिख रहे हो तो जरूर लिख लो, ठीक है। द एरर्स इन केस ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन आर। एरर्स जो है रिग्रेशन इक्वेशन में वो क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या ऑल ऑफ दिस? बोलो कैसा कैसा मैम एरर हो सकता है, बोलो। मैम ऑल ऑफ दिस হবে। ऑल ऑफ दिस। देखो एरर पॉजिटिव एरर भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर एरर नहीं है वैसा भी हो सकता है। तो ऑप्शन मेरा डी हो जाएगा। द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज डिराइव्ड बाय y ऑन x, मतलब y डिपेंड्स ऑन x। कैसे डिराइव होगा? द मिनिमाइजेशन ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस इन द स्कैटर्ड डायग्राम, द मिनिमाइजेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन स्कैटर्ड डायग्राम, बोथ ए एंड बी, ए और बी। तो y ऑन x वाला अगर है, मैंने वो सब भी लिखवाया है देखो। तो फिर मेरा कौन सा डिस्टेंस जो है मिनिमम होना चाहिए? तो एक था वर्टिकल डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, एक में था हमारा हॉरिजॉन्टल जो है वो कम होना चाहिए। तो अगर मेरा मैम এটা এ হবে।
वर्टिकल डिस्टेंस अच्छा ये कौन सा वाला लाइन है? y ऑन x है। हाँ एक्स है। हाँ, तब वही होगा वर्टिकल y ऑन x, क्योंकि y तो वर्टिकल ही होता है ना, तो उससे डिस्टेंस कम होना चाहिए। y तो ये वाला है तो उससे डिस्टेंस कम होना चाहिए, और x तो ऐसे हॉरिजॉन्टली होता है तो उससे डिस्टेंस कम होना चाहिए। ये भी लिखवाया हुआ है, ठीक है, तो आंसर सही हुआ है 37 का ए हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ मैम। 37 के बाद 38। द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन बिकम आइडेंटिकल। बोल रहा है दो रिग्रेशन लाइन आइडेंटिकल कब होगा? जब r इक्वल टू 1 होगा, r इक्वल -1 होगा, r इक्वल 0 मैम होगा, बी या ए और बी है बेटा। हाँ, दोनों तभी आइडेंटिकल माना जाएगा। ठीक है, जब हम लोग x ऑन y और y ऑन x के लिए अलग अलग लाइन नहीं बनाएंगे, एक ही लाइन बन जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है अगर r इक्वल टू 1 होता है या फिर r इक्वल टू -1, यानी परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव, तब जाके हम लोगों का आइडेंटिकल इक्वेशन होगा। तो ये मैंने लिखवाया नहीं है, ये मुझे याद है। तुम लोग चाहो तो एक बार इसे अलग से पॉइंट आउट कर सकते हो अपने कॉपी में। ठीक है, 38 का डी होगा। बाकी तो सब मेरा लिखवाया हुआ, ये लिखवाया हुआ नहीं था तो ये मैंने यहाँ पर लिखवा दिया। तो जहाँ कॉन्करेंट डिवीजन लिखा है वहां तुम लोग ये लिमिट को लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा फिर 39, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट का लिमिट क्या है? रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या है? बी वाई एक्स बी एक्स वाई, उसका लिमिट क्या है? नो लिमिट, मस्ट बी पॉजिटिव, वन पॉजिटिव अदर नेगेटिव, प्रोडक्ट ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट मस्ट बी न्यूमेरिकली लेस देन यूनिटी। कौन सा सही लिखा हुआ है? बोल रहा है व्हाट आर द लिमिट्स, तो बोला है नो लिमिट्स। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट का कोई लिमिट नहीं होता है, ऐसा है। या फिर पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर वन पॉजिटिव अदर नेगेटिव, या फिर कौन सा सही लग रहा है? ये भी मैंने ज्यादा कुछ बोला नहीं है, फिर भी अंदाजे से बोलो क्या होना चाहिए आंसर। এটাতে তো কোফিশিয়েন্ট আরেকটু ये वाला होगा, ये वाला देखो क्यों। अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट करते हैं, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का प्रोडक्ट करते हैं, तो इक्वल क्या होता है? इसका रूट करके आर एक्स वाई, ऐसा एक फॉर्मूला लिखवाया था। ठीक है, तो ये होता है। अब मुझे एक चीज बोलो, अगर आर एक्स वाई का वैल्यू क्या हो सकता है? मैक्स टू मैक्स +1 तक जा सकता है और मिनिमम -1 तक जा सकता है। तो अगर ये दोनों का आंसर, ये सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर क्या आना चाहिए? आर एक्स वाई का ये आना चाहिए, लेस देन इक्वल टू +1 या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इससे ज्यादा तो होना नहीं चाहिए। तो बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट मस्ट बी न्यूमेरिकली लेस देन यूनिटी। तो अगर ये वैल्यू मेरा 1 से कम नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर ज्यादा वैल्यू आ जाएगा। मतलब जैसे हम बोल रहे हैं, मान लो यहाँ पर मेरा 4 आ गया तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, वो तो नहीं होना चाहिए ना। मतलब अंडर रूट वाला वैल्यू मेरा 1 से कम होना चाहिए, तभी जाके मेरा आंसर जो है ये न्यूमेरिकली, प्रोडक्ट ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट मस्ट बी न्यूमेरिकली लेस देन यूनिटी, तब जाके ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। बिकॉज आर एक्स वाई का वैल्यू ये है, इसको तो एक्सीड करके नहीं जा सकता है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का मल्टीप्लाइड वाला वैल्यू, ठीक है, वो मस्ट बी न्यूमेरिकली लेस देन यूनिटी होना चाहिए। तो 1 से कम होना चाहिए। अगर यहाँ पर है तो हम दिखा देते हैं, बी एक्स वाई शायद इस पेज में नहीं है, मुझे जितना लग रहा है। ठीक है, ये देखो, ये देखो, देखो यूनिटी से कम होता है, 3/2 -3/4। देखो यहाँ पर हर एक वैल्यू ना 1 से कम है, तभी जाके ये आना मतलब पॉसिबल है। अंडर रूट सॉल्व करके मतलब मैक्स टू मैक्स +1 और मिनिमम -1 आना पॉसिबल है। तो बी एक्स वाई बी वाई एक्स इनका वैल्यू जो है इंडिविजुअली 1 से कम होता है, तभी जाके वो पॉसिबल है। तो आंसर डी होगा। बोलो समझ में आया जो हम बताना चाह रहे हैं? क्या हम समझा पाए? हाँ मैम। बुझा वैसे तो।
40. The regression coefficient remain unchanged due to shift of origin, shift of scale, both A and B, A और B. Regression coefficient मतलब रिग्रेशन कोफिशिएंट का मतलब क्या हो जाएगा, बी एक्स वाई बी वाई एक्स, ठीक है, ये अनचेंज रहेगा, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से, स्केल चेंज से, या फिर दोनों से? And both A and B. नहीं, ओरिजिन चेंज से अनचेंज रहेगा, स्केल चेंज से वैल्यू अनचेंज रहेगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव में एक चेंजेस होता है ना, कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, याद आ रहा है? बी एक्स वाई बी वाई एक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा आर एक्स वाई क्या होगा। तो फिर अगर मेरा अनचेंज रहेगा फुल्ली तो वो ओरिजिन होता है, वो लिखवाया हुआ है, एक बार देखोगे तो मिल जाएगा। 40 का ए होगा, बोलो क्लियर है? नहीं मिला है 40 का, मेरा यहाँ है नहीं तो हम नहीं दिखा पाए। Origin and हाँ, अब देखो 41 में बोल रहा है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स माइनस 0.9, देन द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होगा, ये हम दिखा सकते हैं। यहाँ पर है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड नॉन डिटर्मिनेशन, आर स्क्वायर और 1 माइनस आर स्क्वायर। ये देखो, आर स्क्वायर और 1 माइनस आर स्क्वायर। ओ, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट वाला इधर था, ये देखो, चेंज ऑफ ओरिजिन नो इम्पैक्ट, स्केल चेंज में इम्पैक्ट ऑन वैल्यू एंड साइन, लेकिन स्केल चेंज होने से इम्पैक्ट हो जाता है, तो मिल गया मुझे। ये देखो, स्केल चेंज होने से इम्पैक्ट होता है, तो ये मिल गया। मुझे लगा था ये भी उसी में दूसरे वाले पीडीएफ में रह गया होगा, बट वो मिल गया, ठीक है। अब और एक जो आंसर हम दिखा रहे थे, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट एंड नॉन डिटर्मिनेंट, ये देखो, नॉन डिटर्मिनेंट, ये देखो, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट का मतलब आर स्क्वायर, नॉन डिटर्मिनेंट का मतलब 1 माइनस आर स्क्वायर। हम लोग को यहाँ पर बोला है डिटर्मिनेंट, मतलब आर स्क्वायर निकालने बोला है, तो बोलो क्या होगा आर स्क्वायर का आंसर? B. हाँ, 0.81, मतलब 41 का आंसर बी। अच्छा, 42 लास्ट है इसमें, बोल रहा है इफ द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज 0.7, द परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अनअकाउंटेड फॉर। तो अनअकाउंटेड मतलब क्या, जो कोफिशिएंट अनअकाउंटेड, देखो यहाँ पर देखोगे तो मिल जाएगा, जो नॉन, ये देखो, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का ही अलग अलग नाम है, यहाँ पर लिखवाया हुआ है, कहाँ चला गया मेरा ये? B have 30%. अच्छा, देख रहे हैं, अनअकाउंटेंट का मतलब जो मेरा अनएक्सप्लेन्ड वाला है, यानी कि जो नॉन डिटर्मिनेंट वाला है। तो इसमें बोला है 0.7 एंड द परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अनअकाउंटेड, जो हम लोग काउंट नहीं कर सकते, वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हम लोग का 1 माइनस आर स्क्वायर, करो जितना आएगा। अनअकाउंटेड मतलब तो नॉन डिटर्मिनेंट, तो कितना आएगा? 0.7 यानी 0.49, तो कितना आ जाएगा? C have later 51. 51%। बोलो समझ में आया? जो अनअकाउंटेंट है वही तो नॉन डिटर्मिनेंट है, नॉन डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है 1 माइनस आर स्क्वायर का? हाँ मैम। तो 42 का आंसर सी। क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग क्योंकि ज्यादा कुछ टाइम है नहीं हमारे पास, तो ये कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ये छोटा तो है नहीं बहुत ज्यादा, ठीक ठाक है, ठीक है। सेट सी से ये वाला हम लोग करके देखते हैं। जैसे कि थोड़ा इम्पोर्टेंट देख देख के करते हैं, जैसे देखो ये वाला, आ, एक सेकेंड। जैसे ये वाला,
two lines of regression are given by 8x plus 10 by 25, 16x plus 5 by 12. If the variance of x is 25, what is the standard deviation of y? ये वाला देखो. सेट सी का क्वेश्चन नंबर 17 देखो. बोल रहा है कि टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन आर गिवन बाय 8x प्लस 10y इक्वल 25, लेकिन हमें बोला नहीं है कि कौन सा x ऑन y है, कौन सा y ऑन x है. 16x प्लस 5y 12. If the variance of x is 25, तो variance of x is 25. हम लोग को पूछ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना होगा, एस डी ऑफ y कितना होगा, ये निकालने के लिए बोला है. अच्छा, तो कैसे निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y? क्या फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, बोलो. तो ये तो रिग्रेशन इक्वेशन दिया है हमें, है ना. बोलो कौन से वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, निकाल के देखो. कोशिश करो पहले, फिर हम बताते हैं. थोड़ा कोशिश करो. ट्राई करो, नहीं होगा तो हम बताएंगे. देखो BXY BYX, इसमें कोई भी फॉर्मूला SD को नहीं फॉलो करता है. देखो कौन सा ऐसा फॉर्मूला था जो हमारा SD को फॉलो कर रहा था, बोलो. बहुत सारा फॉर्मूला लिखा था ना हम लोगों ने, कौन सा फॉर्मूला था जो SD को फॉलो कर रहा था? रिग्रेशन लाइन देखो. ये ऐसा, ये वाला नहीं होगा इस तरीके का. কি হচ্ছে না কোনোভাবেই. RXY निकालो पहले. ये देखो BXY और BYX से RXY निकालो, फिर वो cos XY डिवाइडेड बाई SD ऑफ XY, SD ऑफ X इंटू SD ऑफ Y करके निकालो. पहले क्या निकालोगे, BXY और BYX. कैसे निकालोगे, एजम्पशन के साथ. ये लेकिन MCQ टाइप है, ठीक है. तो एक इसको मान लेते हैं पहले x ऑन y, ठीक है, और इसको मान लेते हैं y ऑन x. एजम्पशन लेना पड़ेगा, हमें भी तो नहीं पता कौन सा क्या है. तो अगर x ऑन y है तो x इधर रहेगा, y इधर आ जाएगा, ठीक है. तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, 25/8 माइनस 10/8y, ठीक है. तो यहाँ पर BXY कितना हो गया, बोलो.
जो y के साथ जुड़ा हुआ है वही तो बी एक्स वाई हो जाएगा, -10/8। और बी वाई एक्स कितना हो जाएगा, इसमें बी वाई एक्स होता है, इसमें कितना हो जाएगा, -16/5। ठीक है, तो आर एक्स वाई कितना हो जाएगा, -10/8 इंटू -16/5। अगर ये सॉल्व करके 1 से कम आया तो हम लोगों ने जो सोचा है वो सही है, तो इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, √160 डिवाइडेड बाई 40, तो कितना आ जाएगा 4, √4 मतलब 2, जो कि गलत है, मतलब हमारा एजम्पशन गलत हो गया। तो एजम्पशन क्या होना चाहिए, ये वाला y ऑन x। तो y ऑन x वाला इक्वेशन फिर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला, यानी 8x प्लस 10y इक्वल कितना है 25। तो बोलो कितना आ रहा है, 25/10 -8/10x। और x ऑन y वाला कौन सा है, 16x प्लस 5/12। 16x 12 माइनस 5y x इक्वल टू 12/16 माइनस 5/16y। ठीक है, तो बी वाई एक्स आ गया। अब हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, आर एक्स वाई निकालो। तो क्या हो जाएगा, -8/10 इंटू -5/16, तो कितना हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 100। ये भी 2 आ गया, 4 आ गया। उन्होंने क्या उल्टा नहीं लिया, 8/10, ठीक है, तो किया। 12 माइनस 5/12/16 माइनस 5/16। अच्छा ये 16 है, तो ये 160 हो जाएगा। बोलो कितना आ रहा है, 5/2 में। हाँ तो 5/2 √5/2 मतलब कितना हो जाएगा, 2.5 का रूट, तो कितना हो जाएगा 1 পয়েন্ট आ जाएगा। আবার কি ভুলে গেল, 1 তো আসার কথা না, 1.5 তো এক্সিড করে যাবে। ও 8×5 = 40 হচ্ছে, আমি 400 করে দিয়েছি এখানটাতে। 40/160, ये डायरेक्टली करो कितना आ रहा है, हो जाएगा रूट 0.25 और रूट 0.5। देखो इतना ही आ रहा है ना, मेरा बहुत बार गलत हो गया इसलिए पूछ रहे हैं। देखो आया है। हाँ मैम। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना होगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन वाला कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन cos x, y। बट कॉफ पता करना पड़ेगा इसके लिए, और तो निकल गया। बट कॉफ वेरिएंस ऑफ x एस डी ऑफ y, हाँ इससे निकल जाएगा, b/x या bxy, ये वाला लगाओ, ये एक फॉर्मूला था ना, rxy इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ये वाला लिखो।
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मतलब b बाई एक्स होगा। तो b बाई एक्स हम लोग का कितना है, तो b बाई एक्स मतलब ये वाला -8/10, क्योंकि y ऑन x तो b बाई एक्स, तो माइनस ये वाला हो जाएगा। आर एक्स वाई का वैल्यू कितना है, आर एक्स वाई है 0.5, बी वाई एक्स का वैल्यू है -8/10 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y हमें निकालने के लिए बोला है। वेरिएंस ऑफ x है 25, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x हो जाएगा 5 रूट ओवर ऑफ ये करने से। तो अब मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, ये हो गया 0.5 इंटू 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई -8 इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। बोलो कितना आ रहा है। बोलो कत আসছে। अच्छा, इसका आंसर लेकिन माइनस होगा, ये भी समझो, क्योंकि ऑल हैव द सेम साइन होता है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस 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 कैंसिल। ये सॉल्व करके बताओ कितना हो रहा है। 10 इंटू 5 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 8। बोलो। मैम এটা 3.12 3.15 3.125। আচ্ছা আমি কি ভুল লিখেছি, মানে মাল্টিপ্লিকেশনটা আমি একবার দেখে নিচ্ছি, ফর্মুলাটা একবার চেক করো তো এইটা ঠিক লিখেছি কিনা। আনসার অপশনের সাথে তো যাচ্ছে না। 16 8 মাইনাস 16 8 64 আর 4 আছে, 16 8 64 4 মনে হচ্ছে লেখাতে কিছু বলেছে। এটা ঠিক হয়েছে, আর এক্স ওয়াই इक्वल टू बी बाई एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स होगा। तो एक बार चेक करो फॉर्मूला, मुझे फिर पेज पलटना पड़ेगा, एक बार देख लो ना। এটা বি ওয়াই এক্স, তো বি বাই এক্স এর সাথে কোনটা হয় আমার তো মনে পড়ছে না। ওয়াই বাই এক্স হবে তো। ও বি বাই এক্স ইকুয়াল টু আর এক্স ওয়াই ইন্টু হবে, আর এক্স ওয়াই ইন্টু তো আচ্ছা এটা স্ট্যান্ডার্ড আর ডেভিয়েশন এক্স ওয়াই হবে, আমি তো এখানে উল্টো লিখে বসে আছি। এবারে হবে বি বাই एक्स का मतलब -8/10, ठीक है। आर एक्स वाई -0.5, माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ऑल हैव द सेम साइन, इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हो रहा है 5, ठीक है। अब इसके साथ इसको कैंसिल आउट करो, कितना हो जाएगा, ये 0.80 कर देते हैं माइनस, और ये कितना माइनस हो जाएगा 0.1 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना हो जाएगा 0.80 बाई 0.1, माइनस माइनस हटा दो, बोलो कितना आएगा 0.80 बाई 0.1। बोलो। मैम 8 8। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। फॉर्मूला इधर उधर लिखने के चक्कर में ऐसा हो गया, बी। तो एक बार चेक करो तो बी है कि नहीं। है मैम হ্যাঁ बी। ম্যাম বি। बोलो समझ में आ गया ना कौन सा फॉर्मूला यूज करके करना है। ऐसा हम लोगों ने एग्जाम्पल से भी किया हुआ है, दिखा है ना अभी जो क्वेश्चन वहीं से। है अच्छा, अब ये वाला 16 वाला करते हैं, चलो 16 वाला देखो। बोल रहा है कि वेरिएबल एक्स और वाई, मीन दिया हुआ है 80 और 98, मीन का मतलब एक्स बार और वाई बार, एक्स बार और वाई बार दिया हुआ है 80 और 98। वेरिएंस ऑफ एक्स और वाई 4, 4 और 9, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.6। अच्छा, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल 90। x अगर 90 है, सॉरी
हाँ, x अगर 90 है तो y कितना होगा, ठीक है। तो मुझे कौन सा इक्वेशन बनाना पड़ेगा? मुझे y ढूंढना है, तो y डिपेंड्स ऑन x x। y तो y ऑन x, तो y ऑन x वाला कैसे होता है? y माइनस y बार इक्वल टू b बाई x माइनस x बार। बोलो ये वाला होता है कि नहीं होता है? है मैम। तो y मुझे फाइंड आउट, y तो ऐसे रहेगा, y बार मुझे दे दिया है, b बाई x मुझे निकालना पड़ेगा, x मुझे दे दिया है कितना 90 और x बार कितना है 80, ठीक है। b बाई x कैसे निकालोगे? तो बोलो b बाई x का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, एस डी वाला बोलो। मैम byx इक्वल्स टू rxy इंटू एच डी वाई बाई एच डी एक्स। हम्म, आर एक्स वाई इंटू एस डी ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एस डी ऑफ एक्स। तो निकालो, आर एक्स वाई पता है 0.6, एस डी ऑफ वाई कितना होगा 9 का रूट, एस डी ऑफ एक्स कितना होगा 4 का रूट। तो अब ये पूरा सॉल्व करके बोलो बी वाई एक्स कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, 0.6 इंटू 3/2, बोलो कितना आ रहा है? हम 0.9। 0.9, तो इधर 0.9 कर दिया, 90 माइनस 80 10, 10 इंटू 0.9 हम 9। 9। तो फिर y इक्वल टू 98 प्लस 9, हम 107। 107 है क्या ऐसा कोई आंसर? हाँ है, देख लो तो ऑप्शन डी है हम कि डी। नहीं। तो ये सब देखो, ये भले ही 5 मार्क्स वाले सेट सी में दिया है, बट ऐसा क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू में आ ही सकता है 1 मार्क के लिए। उतना भी कुछ टाइम टेकिंग है नहीं। बोलो समझ में आ गया ये वाला? है मैम। है मैम। अच्छा, और देखते हैं कौन सा हमें करना चाहिए। इसमें तो बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, ये वाला नहीं, देखो कोफिशिएंट ऑफ कॉनकरेंट डिवीजन ये निकाल सकते हैं हम लोग, 10 और 11, ये अच्छा क्वेश्चन है। 10, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ कॉनकरेंट डिवीजन, सप्लाई और डिमांड। तो हम इसे एस लिख देते, इसे डी लिख देते। वैल्यू है मेरा 68 43 38 78 68। तुम लोग लिखो। हम यहाँ मतलब हम मोबाइल से देख के लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार इतना बड़ा डेटा है, इधर उधर चेंज करने में टाइम लगेगा। हम यहाँ से देख के लिख रहे हैं, मेरे पास जो पीडीएफ है वहां से देख के लिख ले रहे हैं, पेज नहीं पलट रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10, 68 43 38 78 66 83 38 23 83 63 53 65 60 55 61 35 75 45 40 75 के बाद 45 40 85 80 और 85, ठीक है। अच्छा, अब कॉन्करेंट डेविएशन कैसे निकालते हैं? कंपेयर करके, ठीक है, प्लस माइनस का साइन लगा के। तो करो उस तरीके से।
कैसे करके निकालना पड़ता है कोफिशिएंट ऑफ कॉनकरेंट डेविएशन? पहले हम लोग कंपेयर करेंगे, हम लोग निकालेंगे ये x मान लो, इसे y मान लो, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे dx और dy, ठीक है। फिर dx इंटू dy, वो क्या होगा, साइन का। तो कंपेयर करेंगे तो देखो हमारा यहाँ पर, यहाँ dx लिखते हैं इसके बीच में, ठीक है, नहीं तो फिर लिखने में काफी दिक्कत हो जाएगा। और यहाँ पर लिख लेते हैं dy। तो 68 से सप्लाई 43 हो गया, तो सप्लाई कम हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस। फिर 43 से 38, फिर 38 से 78, प्लस 78 से 66, माइनस 66 से 83, प्लस, फिर माइनस, माइनस, प्लस, प्लस, सॉरी माइनस हुआ, कम हो गया, फिर माइनस, ठीक है। सेम तरीके से ये 65 से 60, माइनस, फिर माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा dx इंटू dy, मल्टीप्लाई, तो साइन का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो माइनस माइनस में प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस में प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस में प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस माइनस में माइनस, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, आर ऑफ सी प्लस माइनस 2c माइनस m डिवाइडेड बाई m, ठीक है। अच्छा, अब 2c, सी का मतलब होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव, पॉजिटिव कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पॉजिटिव वैल्यूज है, ठीक है। माइनस m, m का मतलब होता है नंबर ऑफ पेयर कंपेयर्ड, ठीक है। तो फिर नंबर ऑफ पेयर कंपेयर्ड, कितने सारे पेयर कंपेयर्ड होंगे, जितने डेटा होते हैं उससे एक कम होता है, क्योंकि पहला वाला कंपेयर हो नहीं सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और ये 10 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, प्लस माइनस रूट ओवर अब प्लस माइनस 18 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10, तो फिर कितना हो जाएगा, 8/10, 8/10 का मतलब 0.80, ठीक है। अब मुझे यहाँ प्लस साइन चूज करना पड़ेगा ताकि हम रूट कर पाए, तो रूट ओवर अब 0.80 कितना होगा, बोलो। मैम 0.894। 894, 0.80 रूट से बड़े, हम तो देखें 0.894, ठीक है। 894 आंसर क्या होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आया था तो मुझे भी यहाँ पॉजिटिव लेना पड़ेगा, 0.894 10th का आंसर। तो फिर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन मैम सी। सी। देख लो ऑप्शन सी है कि नहीं, ठीक है। है ऑप्शन मैम। सी है। अब 11 वाला भी तुम लोग करके देखो, कॉन्करेंट डेविएशन का ईयर दिया हुआ है 96 से लेके 96 7 8 98 99 2020 2003 तक, तो 1996 1997 1998 1999 2001 2 3, ठीक है। फिर इसके बाद प्राइस और डिमांड, एक्स दे दो, dx, डिमांड dy, ठीक है। वैल्यूज को लिखते हैं, 35 38 35 38 40 33 45 40 33 45। अच्छा, फिर 48 49 52 48 49 52, तो बोलो इसमें प्लस माइनस यहीं पर बता दो, 35 से 38 प्लस 38 से 40 प्लस ये माइनस ये प्लस 45 से 48 प्लस 48 से 49 प्लस 49 से 52 प्लस, फिर डिमांड में देखो 36 35 31 36 35 31 36 30 29
27, 24, 27 ये पीछे लिखते हैं 36, 35, 31। अच्छा यहाँ हो जाएगा 36, 35, 31, 36, 30, 29, 36, 30, 29, 27, 27 और 24। बोलो इसमें प्लस माइनस तुम लोग बोलो। 36 से 35 मैम माइनस माइनस फिर हम्म प्लस माइनस তারপরে माइनस 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 dx इंटू dy करो। प्लस माइनस में माइनस, प्लस माइनस में माइनस, माइनस प्लस में माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो आर ऑफ सी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ प्लस माइनस 2c माइनस m डिवाइडेड बाई n। ठीक है, तो c का मतलब होता है पॉजिटिव पेयर्स जितने सारे होंगे, तो पॉजिटिव तो एक भी नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। m कितना हो जाएगा, जितने सारे हैं उसमें एक कम, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कंपेरिजन था तो ये 7 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 7/7 मतलब -1। -1 तो अंडर रूट काम नहीं करेगा, तो मुझे यहाँ पर बाहर का एक माइनस लेना पड़ेगा ताकि माइनस माइनस में प्लस हो जाए। तो मेरा आंसर हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 1 यानी कि 1, और आंसर मेरा माइनस होगा क्योंकि मेरा माइनस ही था, मैंने वो रूट को वर्क करवाने के लिए उसे माइनस माइनस में प्लस किया था। तो 11 का आंसर -1। देख लो 11 का आंसर -1 है कि नहीं। है मैम 11 का आंसर -1 है। ठीक है, ये तो जैसे कि बोला कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालो। ठीक है, ये काफी मतलब ये नॉर्मल कैलकुलेशन करने से निकल जाएगा। ठीक है, अ, ये ये नॉर्मल कैलकुलेशन से हो जाएगा। ये वाला हम बता देते, चलो ये एक और बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। बाकी भी ना बीच बीच में इसमें ना कुछ एमसीक्यू पैटर्न का है तो ये हमें करना पड़ेगा। देख अभी तो देखो इतना सारा तो होगा नहीं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में जरूर करेंगे। बट अभी 1 वाला हम बता देते क्योंकि इसमें काफी कम डेटा है इसीलिए। ठीक है, अगर मतलब डेटा का वैल्यू जो है वो काफी कम है। तो एक से 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। ठीक है, और y है 8 6 7 5 5, 8 6 7 5 5। ठीक है, हम लोग को क्या बोला है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो आर एक्स वाई निकालने बोला है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कॉब एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। ठीक है, अब कॉब एक्स का मतलब होता है समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन इंटू समेशन वाई बाई एन। स्टैंडर्ड डिवीजन का मतलब हो जाएगा रूट ओवर ऑफ समेशन एक्स का स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन। देखो ये सब लिखने से कुछ नहीं, प्रैक्टिस होगा। समेशन वाई स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन वाई बाई एन का होल स्क्वायर, नहीं तो एग्जाम में नहीं कर पाओगे। अब यहाँ से मुझे फिर क्या क्या निकाल लेना चाहिए, एक तो मुझे एक्स का स्क्वायर निकाल लेना चाहिए 1 4 9 16 और 25। वाई का स्क्वायर निकाल लेते हैं 64 36 49 25 25। ठीक है, एक्स वाई निकाल लेना चाहिए, तो एक्स वाई हो जाएगा 1 इंटू 8 8, 2 इंटू 6 12, 21 20 और 25। ठीक है, अब टोटल करते समेशन एक्स वाई, तो 8 2 10 20 20 20, 1 2 3 4 बार मतलब 86। ये 86 आ रहा है। ठीक है, अब बस सही आने से ही हुआ। अच्छा, ये वाई स्क्वायर का टोटल तो 25 25 हो गया 100, सॉरी 50 50, और यहाँ पर एक कम 50 मतलब 100 100, यहाँ पर 135 135 प्लस 64 मतलब 4 और 5 9, 6 और 3 9, 199, 5 5 10, 8 प्लस 6 प्लस 7 7 7 7 21 21 और 10।
31। अच्छा, फिर 4 9 + 1 10 10 + 10 और ये हो गया 20 30 30 और ये 55। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 और 1 3 3 6 4 10 5 15। ठीक है, अब लगभग सारा ही बना लिया। तो समेशन एक्स वाई 86 86 बाई कितने सारे डेटा है 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस समेशन एक्स मतलब 15/5 इंटू 31/5 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर मतलब 55/5 माइनस समेशन एक्स मतलब 15/5 इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर मतलब 199/5 माइनस समेशन वाई स्क्वायर बाई इन सॉरी समेशन वाई बाई इन 31/5। तो 86/5 कितना होगा? बताओ बताओ 86/5 कितना होगा? हम 17.2। अच्छा 17.2 माइनस ये हो गया 15 इंटू 31/25 डायरेक्टली कर लो। हम 18.6। 18.6 ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा 11 माइनस 3 और ये हो जाएगा 199/5 और 31/5 कितना होगा? हम 39.8 একটা আর ওটা 6.2। 6.2 হ্যাঁ ম্যাম। না আচ্ছা এটা ভুল লিখে দিয়েছি 1 না ঠিকই লিখেছি এটার হোল স্কয়ার এটারও তো হোল স্কয়ার হবে এটা 9 হবে এটা 31/5 যেটা এসছে ওটার হোল স্কয়ার করো ম্যাম ওটা 38.44 হচ্ছে যদি 30। হুম হ্যাঁ ঠিক আছে 17.2 और 18.6 डिफरेंस माइनस में आ जाएगा ম্যাম -1.4। और ये वाला बता दो 39.8 माइनस 38.44 1.36। अब रूट करो रूट ओवर मतलब ये पूरा अंडर रूट कर दो ना मतलब 2 इंटू 1.36 उसका रूट कर दो एक ही बात होगा अलग अलग करने से बेटर है ম্যাম 1.645। 6 4 या 5 क्या 4 या 5 ম্যাম 4 এর পর 9 আছে তো এই জন্য 5 বলে। तो डिवाइड कर दो ম্যাম 0.84 माइनस 8 এরকম আসছে। 0.8 समथिंग तो माइनस 0.8 समथिंग मतलब 84 तो फिर 84 ম্যাম ये तो সি मतलब सी হবে। तो फिर ऑप्शन सी होगा देख लो सी है कि नहीं হ্যাঁ ম্যাম সি। ठीक है 1 वाला जैसा है सेम तरीके से 2 वाला भी होगा लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होगा ठीक है हम थोड़ा बता देते क्या क्या करना है फिर व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द एजेस ऑफ हस्बैंड मतलब वही को RXY निकालना पड़ेगा फिर यहाँ पर कुछ वैल्यूज दे दिया है जिसमें कुछ गलत हुआ है कुछ सही हुआ है उसे ठीक करना पड़ेगा ऐसा हम लोगों ने एक क्वेश्चन उसमें जो है एक्सरसाइज में किया हुआ है एग्जाम्पल में किया हुआ है फिर ये वाला फिफ्थ वाला शायद ना कर पाओ ये हम बता देंगे इसको थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा सिक्स्थ नंबर भी आसान है यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर द कॉफ बता दिया आर बता दिया वेरिएंस ऑफ एक्स सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ वाई फ्रॉम इट्स मीन 250 द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द बाइवेरिएट डेटा कितने सारे बाइवेरिएट डेटा है ये हमें बताना है ये तो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए बोला है 8th वाला भी वही है 9th वाला भी शायद रैंक है हाँ 10 कॉन्करेंट 10 11 तो कर ही लिया हम लोगों ने 10 11 कर लिया इधर से एक 19 किया शायद 16 किया 17 किया 16 17 19 नहीं 19 बाकी है ठीक है तो हम लोग एक काम करेंगे इसके बाद वाले क्लास में ये सेट सी को कंप्लीट करेंगे कोर रिलेशन वाला
ठीक है, कोरिलेशन, रिग्रेशन। और एक हम लोग का सेट सी बाकी है इसके प्रीवियस वाले चैप्टर का, डिस्पर्सन का। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का जितना हो पाएगा। पहले कोरिलेशन रिग्रेशन, फिर समय बचेगा तो फिर डिस्पर्शन, उसके बाद ही हम लोग कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर आज एक करते हैं। थैंक यू मैम, बाय मैम। बाय।